नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर लेकर के आ गया हूँ। क्लास 10 का मैथ चैप्टर 4। इस चैप्टर 4 में क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। करें कि वैसे समीकरण या तो द्विघात बहुपद को हम लोग जीरो से तुलना कर देते हैं। क्या करते हैं? जैसे द्विघात बहुपद क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। द्विघात बहुपद आपको पहले बताए थे। द्विघात बहुपद क्या होता है कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात अधिकतम घात 2। जैसे देखिए यहाँ 4x² + 5x + 6, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। अब जैसे ही इसको जीरो से तुलना कर देंगे तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका समीकरण। क्या बन गया? ये जीरो से तुलना किए तब ये समीकरण बना, द्विघात समीकरण बना। और जो ही अगर जीरो से तुलना नहीं करेंगे तो द्विघात बहुपद रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो चर है, चर का अधिकतम घात कितना है? चर का अधिकतम घात 2 है। यानी जिसके चर यानी वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को जीरो से तुलना कर देंगे हम तो क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा। डस्टर किधर है? यहाँ पे रुको। ये आप समझ चुके होंगे। द्विघात बहुपद क्या है? वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का घात कितना? 2 होना चाहिए। अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद हो गया। और अगर यही द्विघात बहुपद को अगर हम जीरो से तुलना कर दें तो वो बन जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखना है कि किस रूप में इसको बदलना है, चेंज करना है। यहाँ पे बोला क्या है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इससे पता नहीं चल रहा है कि ये द्विघात समीकरण ये है कि नहीं है। इसको किस रूप में हम लाना है जो कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। देखिए इसका व्यापक रूप होता है ये x² + kb x + kc बराबर 0। यानी इस रूप में आना चाहिए। किस रूप में आना चाहिए? ये x² + kbx + kc बराबर 0 के रूप में आना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण के रूप में है। तो ये चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और पता लगाते हैं कि द्विघात समीकरण ये है या नहीं है। तो चलिए ये आपका a + b का होल स्क्वायर में सेट होगा। किसमें होगा? a + b का होल स्क्वायर में। तो चलिए इसको मान लीजिए ये और इसको मान लीजिए b। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + के 2ab + के b स्क्वायर। यही ना होता है। तो ये स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x², a के जगह में x है ना, +2 फॉर्मूला से है और a के जगह में x है और b के जगह में 1 है। प्लस की क्या हो जाएगा? b² यानी 1 का स्क्वायर। यानी ये स्क्वायर a के जगह में x है तो x² कर दिए +2 ये b तो 2ab हो गया प्लस के b² हो गया। अब बराबर इसको तोड़िए, 2 को गुना करेंगे x में तो क्या हो जाएगा? 2x होगा और 2 से गुना करेंगे प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। 2 तिया कितना होगा? 6 होगा। अब इसको आगे बढ़ाओ, x² + 2x प्लस 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा और बराबर के इधर लाओ तो 2 जो है सब प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा।
अब माइनस में 6 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 6 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये 2x और ये 2x ये कट जाएगा, ये माइनस में है और ये क्या चीज में है, प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट गया। और 6 और ये कितना हो गया, 7 हो गया, बराबर 0। अब देखिए कि इसमें चर का जो है वो अधिकतम घात कितना है, इसका 2 है। इसका मतलब है, इसका मीन्स है कि ये द्विघात समीकरण है। यानी इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, इसको हल करने के बाद आपको देखना क्या है कि x यानी जो चर का जो पावर होगा वो अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, तब वो द्विघात समीकरण होगा। अगर कहीं अधिकतम पावर अगर 2 नहीं हुआ तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। इसी के रूप में है ना, देखो वहां पे व्यापक रूप के रूप में है ना, देखो एक्स स्क्वायर, देखो वहां पे एक्स का स्क्वायर है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे क्या है कि सी के जगह में कितना, मतलब इसका चर कितना, अधिकतम चर का जो पावर है वो अधिकतम 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। ये आपका हल हो गया। जांच कर रही है क्या कि ये जो अभी का हमारा समीकरण है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसको जब हल किए तो हल करने के बाद चर का अधिकतम घात 2 आया। अब आगे देखिए इसको, ये क्या बोल रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको तोड़िए। एक्स स्क्वायर दूसरा क्या करे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट्स 3 माइनस एक्स, इसको हम लोग ब्रैकेट्स को पहले तोड़ लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको गुना करिए तो 2 3 6 माइनस 6 हो गया, इसको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 2x होगा, ये ना होगा। अब देखिए क्या करना है, इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस को 6 को इधर करो तो प्लस 6 हो गया, इसको इधर करेंगे तो यहाँ माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो कुछ नहीं बचा, कुछ बचा क्या। अब आगे बढ़ाओ, इसका कह रहा है एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x और माइनस 2x तब प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, दोनों माइनस में है। अब प्लस के क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए कि इसका चर का अधिकतम पावर कितना है, ये इस रूप में आ रहा है कि नहीं, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के रूप में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो ये है, देखो ये एक्स स्क्वायर बी एक्स, बी के जगह में क्या है -4 है ना, और यहाँ पे क्या है सी की जगह में 6 है, बराबर क्या हो गया ये 0 हो गया। मतलब लिखेंगे कि अतः यह समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप में नहीं आएगा भैया तो सीधा लिख देंगे क्या कि द्विघात समीकरण नहीं है। बस इसी प्रकार से आपको इसको चेक करके बताना है। इसको क्या करना है कि गुना करिए पहले x गुने x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा ना। अब क्या होगा, इसको गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा प्लस के x, अब इसको गुना करिए इसमें माइनस 2x होगा, इसको गुना करेंगे इसमें तो माइनस प्लस -2 बराबर, इसको गुना करिए एक्स स्क्वायर, इसको गुना करिए 3x, इसको गुना करिए तो -1 गुने x तो -x और माइनस प्लस -3। अब चलिए इसको आगे बढ़ाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से एक x चल जाएगा तो क्या बचेगा, एक x बचेगा और -2 बराबर
यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के क्या है 3। अब ये जितना है सारे चीज को बराबर के इस साइड लाना। अब इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2, इस सबको इधर लाइए तो माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर है, क्या चीज है प्लस में एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और क्या होगा प्लस के 3 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पे x माइनस में है 2x माइनस में है तो क्या हो जाएगा -3x और 3 में से 2 जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पे इसका चर का अधिकतम घात कितना है 1 है, इसका चर का अधिकतम घात 2 नहीं है, यहाँ पे अधिकतम घात क्या बोला था 2 होना चाहिए, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना है, इसका मतलब है कि इस रूप में ये नहीं है। यहाँ लिखेंगे क्या कि अतः यह समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, नहीं है द्विघात, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको हल करके देखना है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप को याद करना होगा, अब व्यापक रूप के माध्यम से ही आपको इसको क्या करना है हल करना है, और हल करके उस व्यापक रूप में ही लाना है। अगर उस रूप में है तो द्विघात समीकरण है, अगर उस रूप में यानी व्यापक रूप में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक ना, आगे आप देखेंगे थोड़ा, इसको देखिए क्या बोलता है, गुना करिए 2x स्क्वायर, इसको गुना करिए इसमें तो क्या हो जाएगा प्लस के x, नहीं होगा x गुना 1 तो x होगा ना, देख लीजिए जरा, x को गुना करेंगे 2x से तो 2x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर और यहाँ प्लस के x, अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6 माइनस 6x, इसको गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा बराबर, इसको तोड़ दीजिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये 2x स्क्वायर और 6x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा -5x और माइनस के 3, इस सब दोनों को इधर लाओ बराबर के ये साइड तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस नहीं -5x बराबर 0। अब इसको क्या करना है कि देखिए ये दोनों समान जाति में है तो 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक x स्क्वायर बचेगा ना, और यहाँ 5x और 5x ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 10x हो गया और क्या बच के आ गया -3 बराबर, ये देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में है। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः यह समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः लिख देंगे कि इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हम इसको जांच सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण कौन है और कौन नहीं। देखिए ये दूसरा नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या बोलता है, द्विघात समीकरण का चैप्टर 4.1 है, चैप्टर कितना 4 है, एक्सरसाइज 4.1। इसमें कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों
के रूप में इसको निरूपित करना है। माना ये जो स्थिति आपका दिया है इसको द्विघात समीकरण के रूप में इसको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है। देखो ऊपर दिया हुआ है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इसी के रूप में आपको क्या करना है? चेंज करना, मतलब बदलना है, निरूपित करना है। तो ये यहाँ देखिए क्या बोलता है कि एक आयताकार भूखंड, ये भूखंड का मीन्स होता है भूमि का टुकड़ा। क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। और यह भूमि का टुकड़ा किस प्रकार का है? आयताकार है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक आयताकार भूमि का टुकड़ा बनाएंगे। देखिए ये बना ए बी सी और डी, हम लोग एक बना दिए क्या? एक आयताकार भूमि का टुकड़ा यानी भूखंड बनाए, जिसमें जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है इसका? इस भूमि का टुकड़ा का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 528 दे दिया है। अब क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्र की जो लंबाई है, इस क्षेत्र की जो है इसका लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। माने इसका जितना चौड़ाई है, तो चौड़ाई जितना भी है, चौड़ाई जो है चौड़ाई से लंबाई जो है, चौड़ाई का जो लंबाई है, चौड़ाई यानी जो क्या कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुना, मतलब जितना इसका चौड़ाई रहेगा उसके दुगुना से एक ज्यादा होगा इसका लंबाई। तो यहाँ पे तो चौड़ाई तो दिया नहीं है, इसका दिया है क्या? तो क्या करना है कि इसका चौड़ाई को हमने मान लिया x मीटर। क्या मान लिया? तो इसका जो लंबाई होगा वो क्या होगा कि इसका दुगुना से, माने 2x + 1, मतलब दुगुना से एक ज्यादा होगा। इसका चौड़ाई के दुगुना से एक ज्यादा होगा इसका लंबाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि हल लिख करके डैश दो, या माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना मान लिए? x मीटर। ये आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना माने? x मीटर मान लिए। तो लंबाई क्या होगा? तो लंबाई बराबर इसके दुगुना में, इसका दुगुना माने 2x में से एक ज्यादा, यही इसका लंबाई है। अब क्या करना है? प्रश्न से ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे दिया आपका? 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, L गुने B। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है? 2x + 1, और चौड़ाई हमारा x है, बराबर के यहाँ पे कितना है? 528। अब इसको हल करिए, गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x², यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना है? 528। अब इसको इधर लाइए, तो प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। देखिए 2x² प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0। ये किस रूप में व्यक्त हो गया? द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित कर दिया। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अब इसका आगे क्वेश्चन क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, कहाँ बुक लाइए, बुक लाइए।
आगे इसका क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दूसरा नंबर का करे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना? 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए कह रहे हैं कि दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मीन्स क्या हो गया? लगातार। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है लगातार, जिसका गुणनफल कौन सी है? 306 है। तो उस पूर्णांक को हमें ज्ञात करना है, उसको निरूपित करना है किस रूप में? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यहाँ पे हल लिख करके टेस्ट दीजिए। यहाँ लिखेंगे माना कि दो क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1। देखिए जब लगातार हमको ज्ञात करना, जैसे मान के चलिए कि एक पूर्णांक यहाँ पे हमारा 3 है, तो इसका अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसका आगे क्या होगा? 4 ना होगा लगातार। तो इसमें से हम एक जोड़ने पर ही ना 4 प्राप्त हुआ। जो पहला पूर्णांक था उसमें एक जोड़ दे, उसका अगला पूर्णांक निकल के आ गया। अब क्या बोलता है कि इसका पहला पूर्णांक इसका x है, इसका दूसरा पूर्णांक क्या है? x प्लस 1, जो दोनों का लगातार है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तब प्रश्न से होगा क्या कि दोनों का गुणनफल, ये दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। कितना? 306। तो यहाँ पर लिखेंगे x गुने x प्लस 1। ये दोनों पूर्णांक को क्या कर दिए? गुना कर दिए, और दोनों का गुणनफल कितना है? 306। अब इसको गुना करिए, x स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा? 306। अब इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस के 6 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। देखिए उस रूप में आया। इसका भी तो चर का पावर अधिकतम 2 है ना, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक ना? इसका आगे नंबर का क्या है? तीसरा में क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु वर्षों में, आयु की गुणनफल कितना है? अब से 3 वर्ष पश्चात, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 360 हो जाएगी।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रश्न की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। करे कि रोहन की माँ, यहाँ पे दो व्यक्ति है, रोहन है और रोहन की माँ है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। रोहन से कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में इसका गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष के पश्चात, यानी 3 वर्ष के पश्चात बोला है, तो इसका मतलब 3 वर्ष के बाद उसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे हल, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, मान के चलिए x वर्ष है। कितना है? तो उसके माँ की आयु क्या हो जाएगा? तो जितना इसका उम्र है उसका माँ का आयु उससे 26 वर्ष ज्यादा है। तो माँ की आयु क्या होगा? माँ की आयु नहीं, यानी x + 26, यानी इसके उम्र में से 26 वर्ष क्या करना है? जोड़ देना है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, अब 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगा? रोहन की आयु होगा आपका x + 3। x + 3, जैसे मान के चलिए कि अभी रोहन का आयु जो है वो x वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद उसमें से 3 वर्ष जोड़ दीजिए। पहले बोलता तो उसको क्या करते? घटा देते। अब माँ की आयु क्या हो जाएगा? माँ की आयु यहाँ हो जाएगा x + 26 + 3x, नहीं 3, तो क्या हो जाएगा? x + 29। अब क्या बोल रहा है कि अब ये दोनों के आयु का गुणनफल, ये दोनों के आयु का गुणनफल 360 है। प्रश्न से क्या है? प्रश्न से x + 3 ब्रैकेट्स है x + 29 बराबर कितना? 360। अब से क्या है कि 3 वर्ष के बाद ये दोनों के आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको गुना करिए, x², इसको गुना करिए तो हो जाएगा 29x, इसको गुना करिए तो 3x होगा, इसको गुना करिए तो 29 कितना हो जाएगा जी? 87 बराबर कितना हो जाएगा? 360। अब यहाँ क्या हो जाएगा? आगे बढ़ाइए, x² + 32, अरे 29x, अरे 3x, तो कितना हो जाएगा? 32x हुआ ना। अब यहाँ होगा प्लस, यहाँ पे 87 है, इसको इधर लाइए, -360 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब क्या होगा? x² + 32x, इसको घटा दीजिए, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। और 5 में से 15 में से 8 जाएगा तो 7, यानी 273। ये आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए।